हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन शर्मा। वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में देखा था कि एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है शुगर इंडस्ट्री। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है वो भी फर्दर डिवाइड हो जाता है कॉटन इंडस्ट्री में, वो भी फर्दर डिवाइड हो जाता है कॉटन टेक्सटाइल में और जूट टेक्सटाइल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे टॉपिक में कॉटन टेक्सटाइल। आखिर जो ये कॉटन टेक्सटाइल है, आखिर उसकी हमारे इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर जो कॉटन टेक्सटाइल है आखिर वो है क्या। तो उन सभी को समझने से पहले, इन सभी क्वेश्चन के आंसर से पहले हमें ये समझना होगा कि सर आखिर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब क्या है ना सर, जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छी पोजीशन इसने ऑक्यूपाई कर रखी है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है और इसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में भी ये अपना क्या देता है, कंट्रीब्यूशन देता है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ओवरऑल जो हमारी कंट्री है ना, इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन दैट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये हमारी इंडस्ट्री है ना, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कैसी इंडस्ट्री है, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, ये खुद पे ही डिपेंड करती है और इसी के साथ साथ ये कंप्लीट करती है पूरी वैल्यू चेन को। कैसे सर, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को ही कन्वर्ट कर देती है किसमें सर, हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स में। ये इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट भी है और इसके साथ साथ कंप्लीट करती है पूरी वैल्यू चेन को। मतलब जो है ना हमारा रॉ मटेरियल है उसको हाईएस्ट एडेड वैल्यू प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब हम देखने जा रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारा आज का टॉपिक है। इन एशियन टाइम कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग। अब जैसा कि हम जानते हैं कॉटन जो टेक्सटाइल है वो एशियन टाइम में कैसे बना करता था, हैंड स्पिनिंग के थ्रू उसको हम बनाया करते थे एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स का मतलब है सर जो फ्लाई शटल होती थी ना, फ्लाई शटल मशीन्स के थ्रू भी हम क्या करते थे, कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन किया करते थे। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स को हम यूज करने लग गए। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज रही है उसने एक सफर देखा था, एक है ना सेटबैक देखा था। कब देखा था सर, कॉलोनियल पीरियड में। अब कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था सर, द ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा कॉटन का जो रॉ मटेरियल है उसको वो एक्सपोर्ट करता था इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जाकर वो है ना फिनिश गुड में होता था ट्रांसफॉर्म और वो इंग्लैंड से वो वापस आता था इंडिया के अंदर। अब इंडिया में वो बड़े ही चीप रेट्स में अवेलेबल हो जाता था और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं, पुअर थे, वो पॉवर्टी में थे। तो ऐसे में इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा था एक फाइन वैरायटी का, फाइन कॉटन टेक्सटाइल का, अब उसकी जो खपत थी, उसकी जो डिमांड थी ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो हमारा मैनचेस्टर गुड है या फिर जो मील मेड क्लोथ थे, कहाँ से सर, इंग्लैंड से, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक टाइम पीरियड था जब हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल था ना वो एक सेटबैक देख रहा था। फिर हम आगे देखते हैं, इन दी अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन दी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब जब हम पहले के टाइम में चलते हैं तब हम देखते हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है ना वाज कंसंट्रेटेड, वो क्या हो रखी थी, कंसंट्रेटेड हो रखी थी। दी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट, जहां पे कॉटन ग्रो होता था वहीं पे वो क्या हो रखी थी, कंसंट्रेटेड हो रखी थी। अब ये रीजंस कौन से थे सर, ये महाराष्ट्र और गुजरात का रीजन या एरिया हुआ करता था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, अब ऐसा क्यों था सर कि जो हमारा ये महाराष्ट्र और जो ये गुजरात का जो ये एरिया है वहीं पे भी ये कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है ना क्या हो रहा था, फ्लरिश हो रहा था। वहीं पे ही जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था वो फ्लरिश हो रहा था। ऐसा क्यों था, क्योंकि सर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि वहां पे उन्हें क्या मिल जाता था, रॉ कॉटन मिल जाता था। इंडस्ट्रीज को क्या मिल जाता था, रॉ कॉटन मिल जाता था। इसके साथ उन्हें मार्केट मिल जाता था, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, और इसी के साथ साथ उन्हें एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज भी मिल जाती थी, लेबर मिल जाता था, मॉइस्ट क्लाइमेट मिल जाता था, एटसेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दी लोकलाइजेशन। यही सब कारण थे, यही सब फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारा जो ये कॉटन बेल्ट है ना, जो कॉटन इंडस्ट्री का जो ये बेल्ट है उसको यहाँ हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में डेवलप होने के लिए उसने क्या किया, फोर्स किया। एक उसके लिए क्या ना अच्छा सिनारियो तैयार कर दिया, क्योंकि सर रॉ मटेरियल है आपके पास मार्केट है, लेबर है, आपके पास ट्रांसपोर्ट है, आपको जितनी फैसिलिटी एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए चाहिए वो सभी वहां पे
अवेलेबल थी। तो ऐसे में क्या है, जितना भी हमारा कॉटन ग्रोइंग बेल्ट था ना, वो वहां पे क्या हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है। फिर हम देखते हैं दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर। अब जो ये हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो किसके साथ लिंक रखती है, एग्रीकल्चर के साथ लिंक रखती है, और इसके साथ साथ ही वो हमारे फार्मर्स को क्या देती है, एक लिविंग देती है। कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स इंगेज इन द गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकिंग, टेलरिंग एंड स्विंग। अब जो ये कॉटन बॉल प्लकर्स और जो हमारे वर्कर्स है ना, वो किस में इंगेज हो रखे थे सर, गिनिंग में, स्पिनिंग में, वीविंग में, डाइंग में, डिजाइनिंग में, पैकेजिंग में, टेलरिंग में एंड सिविंग में। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज। अब क्या है ना सर, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये क्रिएट करती है सर डिमांड को और सपोर्ट करती है मैनी इंडस्ट्री, मैनी अदर इंडस्ट्रीज को। मतलब क्या है, ये पहला तो डिमांड जनरेट करता है और इसी के साथ साथ ये कई और इंडस्ट्रीज को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, सच एज केमिकल्स एंड डाइस, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। जैसे कि सर जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री हो गई, डाइंग इंडस्ट्री हो गई, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हो गई, और इसी के साथ साथ जो हमारा इंजीनियरिंग वर्क्स है ना, उसको भी ये इंडस्ट्री क्या करती है, सपोर्ट करती है। फिर हम आगे देखते हैं, while spinning continues to be centralized in the Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery एसेट्रा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल का जो बेल्ट था ना, वो कहाँ लोकेटेड था, महाराष्ट्र में लोकेटेड था, गुजरात में लोकेटेड था, तमिलनाडु में लोकेटेड था। पर उसकी जो वीविंग है ना, वो क्या थी, डिसेंट्रलाइज थी। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या था सर, वो फैली हुई थी। फैली हुई क्यों थी सर, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल स्किल्स है, डिजाइनिंग्स जो है ना, वो क्या है ना सर, बहुत ज्यादा वरी करती है एरिया को लेके। सर मतलब हर एक एरिया का एक अलग ही डिजाइन होगा, एक अलग ही वहां का स्किल सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रोडक्शन किया जाता था, किसका सर, कॉटन टेक्सटाइल का। ऐसे में सर कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जरी हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, ये कुछ टाइप्स होते थे, ये कुछ डिजाइन्स होती थी, कुछ स्किल्स होती थी, जिसमें सर हम है ना कॉटन टेक्सटाइल या और भी जो हमारा टेक्सटाइल है ना, उसको हम क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म किया करते थे। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन था इन स्पिनिंग, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन दी कंट्री। अब क्या था ना सर, इंडिया के अंदर स्पिनिंग तो बहुत थी, स्पिनिंग तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा जो वीविंग और जो ये नीटिंग वाला प्रोसेस था ना, ये बहुत ज्यादा खराब था। ये बहुत ज्यादा क्या था, सेक्टर डिस्ट्रक्ट हो रखा था। क्यों हो रखा था सर, क्योंकि ये जो वीविंग सेक्टर था वो यूज करता था सर लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, जबकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता था हाई क्वालिटी यार्न का। तो ऐसे में बच्चा हम देख सकते हैं, ये जो लैक आ रहा है ना बीच में, इसी लैक के कारण हमारे इंडिया को जो ये वीविंग सेक्टर है ना, ये ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया था। और इसी के साथ साथ जो मैनचेस्टर गुड्स थे ना, जो मैनचेस्टर इंग्लैंड से जो गुड्स आए थे, उन्होंने तो हमारे पूरा का पूरा जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ना, उसको क्या है ना, एक बार तो डिस्ट्रक्ट ही कर दिया था। फिर हम आगे देखते हैं, क्या वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। जो वीविंग है ना, वो कहाँ कहाँ की जा सकती है, हैंडलूम में की जा सकती है, फ्लाइंग शटल मशीन्स के थ्रू की जा सकती है, पावर लूम्स में की जा सकती है, और इसी के साथ साथ मिल्स में भी की जा सकती है। दी हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वेवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। जो हैंडस्पन, जो हाथ से बना हुआ जो खादी है ना, वो भी प्रोवाइड करता है एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट सर, किसको, वेवर्स को एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो हमारा खादी है, हैंडस्पिन खादी, हाथ से बना जो खादी है ना, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, किसके लिए सर, वीवर्स के लिए। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फोसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। सर हमें ये एक आइडिया तो लग गया होगा कि सर आखिर क्यों महात्मा गांधी ने एम्फोसिस किया स्पिनिंग यार्न, कि हमारे इंडिया में ही स्पिनिंग हो किसकी, यार्न की, और इसी के साथ में वीविंग हो खादी की। क्यों सर ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो क्या हो चुका था, डिस्ट्रक्ट हो चुका था। ऐसे में जो यहाँ के जो लोग थे, वो ज्यादा हाशिए पे ना चले जाए, इसके लिए महात्मा गांधी ने एक अपील करी, एक हमारे लिए एक ना मोटिव दिया कि सर आप एक काम करिए, जो है ना, जो ये फॉरेन गुड्स है, जो फॉरेन टेक्सटाइल है, उसको तो करिए आप बॉयकॉट, और इसी के साथ साथ जो हमारा खादी है ना, उस खादी को आप क्या करिए, वीविंग करिए, और उसके थ्रू उसे क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। जिसके थ्रू क्या होना था सर, महात्मा गांधी इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे, किसके थ्रू सर, खादी प्रोडक्शन के थ्रू। फिर हम आगे देखते हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। अब सर ऐसा क्यों जरूरी है कि हमारी कंट्री के अंदर जो ये मील सेक्टर का जो लूमेज है ना, उसको लोअर रखा जाए सर, किससे, देन पावर लूम एंड हैंडलूम। हैंडलूम और पावर लूम से उसको क्या रखा जाए, कम रखा जाए, उसको क्या रखा जाए, लोअर
उसको क्या रखा जाए, लोअर रखा जाए। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना वो कहाँ कहाँ होता है, जापान में होता है, यूएसए, यूके, रशिया, ऐसी कई सारी कंट्रीज है जहां पे इंडिया जो है हम अपने जो टेक्सटाइल, जहां पे इंडिया अपने कॉटन टेक्सटाइल को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। फिर हम आगे देखते हैं, वी हैव अ लार्ज शेयर इन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। फिर हम आगे देखते हैं, वी हैव अ लार्ज शेयर इन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग दी फाइबर्स वी प्रोड्यूस। अब जो हमारा जो लार्ज शेयर है ना वर्ल्ड ट्रेड में, वो किसका है सर, कॉटन यार्न्स का है। आवर स्पिनिंग, जो हमारी स्पिनिंग है ना वो कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल लेवल के ऊपर, और इसी के साथ साथ और कैपेबल है सभी तरीके के, जो सभी टाइप्स के जो फाइबर्स है ना उसको यूज करने के। द वीविंग, नीटिंग, प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस इन दी कंट्री। अब जो वीविंग, नीटिंग और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स में है ना, ज्यादा से ज्यादा किन का यूज होता है, जो लो क्वालिटी यार्न होते हैं ना उनका यूज होता है, हाई क्वालिटी यार्न्स का इंडिया में यूज नहीं होता है। फिर हम आगे देखते हैं क्या, देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। अब इंडिया के अंदर क्या है ना, कई सारी लार्ज और मॉडर्नाइज फैक्ट्रीज हैं, पर उसके बावजूद भी अभी भी इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है कॉटन टेक्सटाइल का वो स्मॉल यूनिट्स में किया जाता है, विच cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the इंडस्ट्री। जबकि होना क्या चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए था लार्ज और मॉडर्नाइज फैक्ट्रीज में, जबकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो कहा रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर। यही तो कारण है सर कि इंडिया है ना एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को क्या नहीं कर पाता, प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि सर हमारा जो अभी भी प्रोडक्शन है, जो अभी भी हमारा जो ये रुझान है ना, ये कहाँ पे है सर, स्मॉल यूनिट्स के ऊपर है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है, आज भी स्मॉल यूनिट्स में हो रहा है। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न। अब क्या है ना सर, हमारे जो स्पिनर्स जो है वो स्पिनर्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन यार्न को। कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सर वो हाई क्वालिटी का होता है। हाई क्वालिटी का होने के कारण हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो उसका यूज नहीं करती है, और इंडस्ट्रीज यूज नहीं करने के कारण वो उसका क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। पर जब हमारी अप्रैल और गारमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको जब फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, तब उसके लिए वो क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो हमें एक आइडिया लग जाता है सर कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना बेसिकली कर क्या रही है, कि जो रॉ मटेरियल है, जो बेसिक जो नेसेसिटी है, उसको तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और इसी के साथ साथ जब हमारे मैन्युफैक्चरर्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है तब उन्हें क्या कराना पड़ता है, उसका इंपोर्ट कराना पड़ता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंप्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। ऐसा हमारे लिए जरूरी क्यों है, ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम हमारा जो वीविंग सेक्टर है उसको इंप्रूव करें, जबकि हम हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना यार्न का लार्ज क्वांटिटीज में, उसको हम क्या करें, रोके, उसको हम क्या करें, कम करें। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt। अब बच्चा क्या है ना कि हाँ, हम सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ रहा है हमारे प्रोडक्शन में। किसका प्रोडक्शन सर, गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन। अभी भी हमारा जो गुड क्वालिटी स्टेपल कॉटन है उसका जो प्रोडक्शन है लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली वो इंक्रीज होता जा रहा है। पर फिर भी अभी भी हमें क्या है ना, इंपोर्ट की क्या है, जरूरत महसूस होती रहती है। पावर सप्लाई इज एरेटिक and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sectors in particular। अब क्या है, हमारा जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई कैसा है, इरेटिक है, रेगुलर नहीं हो पा रहा है, और इसके साथ साथ जो हमारी मशीनरीज है ना वो बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके लिए जरूरत है कि हम हमारी मशीन्स को क्या करें, अपग्रेड करें। किसके लिए सर, वीविंग प्रोसेस, किसके लिए सर, वीविंग के लिए और प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए इन पर्टिकुलर। फिर हम आगे देखते हैं, अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर। हमारा जो लेबर है उसकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, और इसी के साथ साथ स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर। और जो कॉटन टेक्सटाइल है उसका एक अच्छा कंपटीशन है सर सिंथेटिक फाइबर के साथ। तो ऐसे में हमें समझ में आता है सर कि हमारा जो ये पूरा जो सेक्टर है, जो हमारे पूरा जो ये सेक्टर है उसके अंदर कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स है, और एक हमें बेसिक आइडिया लग जाता है सर इंप्रूव करने की भी हमें जरूरत है। तो हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो जैसा कि कॉटन टेक्सटाइल हमारा टॉपिक था, टेक्सटाइल को हमने समझा कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक यूनिक पोजीशन इसमें क्या करता है, सिक्योर करता है, और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन एक्सचेंज को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा हमने देखा कि ये इंडस्ट्री क्या है, सेल्फ रिलायंट है, और इसके साथ साथ ये कंप्लीट करती है अपनी पूरी
वैल्यू चेन को। फिर हमने देखा कॉटन टेक्सटाइल के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल से हमें समझ में आया। फिर हमने देखा एंशिएंट टाइम के अंदर इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल हैंड स्पिनिंग के थ्रू क्या किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था। फिर हमने देखा 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आ गए, पावर लूम्स आने के कारण क्या है, हैंड स्पिनिंग धीरे धीरे क्या है, बंद होती गई। और फिर इसके अलावा हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में सेटबैक क्यों आया, तो उसमें सेटबैक आया कॉलोनियल पीरियड में, जो हमारा कॉलोनाइजर्स ने हमारा जो इस इंडस्ट्री को पूरे एक होता डिस्टर्ब करके रख दिया था, उसके कारण हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री है वो किस पे आया, सेटबैक पे आया। फिर हम आगे देखते हैं क्या, अर्ली ईयर्स में हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड। अब देखो जो हमारे जो कॉटन इंडस्ट्री था ना, वो अर्ली ईयर्स में कहाँ कंसंट्रेटेड हो रखा था, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में वो क्या हो रखा था, कंसंट्रेटेड हो रखा था। अवेलेबिलिटी अब सर महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों कंसंट्रेटेड हो रखा था, क्योंकि वहां पे उसे अवेलेबिलिटी थी किसकी सर, वो कॉटन की, मार्केट की, ट्रांसपोर्ट की, एक्सेसिबल पोर्ट की, सब जो बेसिक जो सुविधाएं चाहिए, जो बेसिक जो सर्विसेज चाहिए, वो सारी वहां पे अवेलेबल थी। जो आइडल लोकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल थी। फिर हम आगे देखते हैं क्या, दिस इंडस्ट्री, अब ये जो इंडस्ट्री है ना, इसका लिंक है सर एग्रीकल्चर के साथ। अब सर ये एग्रीकल्चर के साथ लिंक होने के कारण ये एक फार्मर को क्या देता है, लिविंग देता है। जैसे कि हमारे कॉटन बॉल प्लकर्स है उनको, वर्कर्स है जो उनको, और इसी के साथ साथ जो कॉटन बॉल प्लकर्स है जो हमारे वर्कर्स है उनको भी क्या देता है, उनको भी एक लिविंग देता है। फिर हम आगे देखते हैं क्या, जो ये इंडस्ट्री है बाय क्रिएटिंग डिमांड्स, ये अपनी डिमांड को जनरेट करके सपोर्ट करती है किसे सर, अदर इंडस्ट्रीज को। अगर टेक्सटाइल का क्या है डिमांड बढ़ता है, टेक्सटाइल का डिमांड बढ़ने के कारण उसके साथ में उसके सपोर्ट में जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, वो भी क्या होगी, धीरे धीरे फ्लरिश होगी, वो इंडस्ट्रीज भी क्या होगी, फ्लरिश होगी। फिर हम आगे देखते हैं कि जो हमारी स्पिनिंग है ना, वो तो सेंट्रलाइज हो रखी है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में, पर उसकी जो वीविंग है, जो कॉटन टेक्सटाइल की जो वीविंग है ना, वो डिसेंट्रलाइज हो रखी है। पूरे इंडिया में क्या है ना सर, डिफरेंट पार्ट्स में वो क्या हो रखी है, डिसेंट्रलाइज हो रखी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सर इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, ट्रेडिशनल स्किल्स है एंड डिजाइनिंग से, इसके कारण जो वीविंग है ना, वो पूरे इंडिया में क्या है ना, इसके कारण जो वीविंग है वो पूरे इंडिया में क्या हो रखी है, डिसेंट्रलाइज हो रखी है। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग का, पर फिर भी आज इंडिया में जो वीविंग जो सेक्टर है, वीविंग सेक्टर आज भी किसको प्रोड्यूस कर रहा है, लो क्वालिटी फैब्रिक को प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि हमारा जो हाई क्वालिटी यार्न है ना, उसका प्रोडक्शन जो है इंडिया में ज्यादा नहीं हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं कि इंडिया में जो वीविंग है वो की जाती है हैंडलूम में, पावरलूम में, और खादी है वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, जनरेट करता है। फिर हम देखते हैं इंडिया के पास लार्ज शेयर है किसमें सर, वर्ल्ड ट्रेड में, किसका सर, कॉटन यार्न का। और हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल लेवल पर, और कैपेबल है ऑल दी फाइबर्स वी प्रोड्यूस, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर जो हमारा ये वीविंग सेक्टर जो है ना, वो अभी तक इतना क्या है ना, फ्लरिश नहीं हो पाया है। फिर हम आगे देखते हैं, देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज, इंडिया में कई लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज है, पर फिर भी आज भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल यूनिट्स में ही चल रहा है एज ए रिजल्ट। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारे स्पिनर्स है ना, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं कॉटन यार्न को, जबकि हमारे जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनको इंपोर्ट कराना पड़ता है फैब्रिक अदर कंट्रीज से। फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंप्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। फिर हमें समझ में आता है सर कि हमारा जो ओवरऑल जो ये सेक्टर है, उसमें हमें जरूरत है कि हमारा जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है ना यार्न का, हम उसे तो रोकें, और हमारा जो वीविंग सेक्टर है ना, हम उसको क्या करें, हम उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें। फिर हम आगे देखते हैं क्या, although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, हमने अभी तक एक इंक्रीज लिया है, हमने एक ग्रो किया है इस सेक्टर को, गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है इसमें अच्छे से हम ग्रो हो चुके हैं, इंक्रीज कर चुके हैं इसमें प्रोडक्शन हमारा, पर फिर भी आज भी हमें क्या कराना पड़ता है सर, इंपोर्ट कराना पड़ता है, पावर सप्लाई इंपोर्ट कराना पड़ता है। अब सर ऐसा क्यों है, आज भी हम इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि जो पावर सप्लाई है पावर लूम्स के लिए, जो पावर सप्लाई है वो क्या है, इरेक्टिक है, वो इरेगुलर है। इसके अलावा जो मशीनरी हमारे पास है वो उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, और इसी के साथ साथ हमारे साथ में और कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि लो आउटपुट, हमारा जो लेबर है उसका जो आउटपुट है वो कैसा है, कम है, स्टिफ कंपटीशन है विद द सिंथेटिक फाइबर, और कॉटन टेक्सटाइल का स्टिफ कंपटीशन है किसके साथ, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ। तो बच्चा इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।